ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं मैथमेटिक्स के, अगर देखा जाए क्लास ट्वेल्थ के, वेक्टर एंड थ्री डी। जब कभी भी मैं मैथ में बात करता हूँ दो दो चैप्टर्स की, तो जैसे डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, दो बड़े अच्छे टॉपिक हैं, इनसे काफी मार्क्स पूछे जाते हैं। वेक्टर थ्री डी, एलसीडी, एओडी, ऐसे करके देखेंगे। तो इसमें जो ये वेक्टर और थ्री डी वाला पोर्शन है, हमेशा से मैंने आईटी जेई के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किया है, एडवांस के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किया है, हमेशा से इसमें आसान सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं कि एक नॉर्मल बच्चा भी कर सकता है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसके क्वेश्चन हम लोगों से एग्जाम में ना छूटे, बिल्कुल बेसिक लेवल से एनसीईआरटी से ऊपर आते हुए हम लोग एनसीईआरटी, जेई मेंस और जेई एडवांस तक की सारी प्रिपरेशन को अभी करेंगे हम लोग। तो वेक्टर और थ्री डी हम लोगों का एक साथ चलेगा। इस चैप्टर को हम लोग अलग अलग यूनिट की तरह नहीं पढ़ेंगे कि पहले वेक्टर पढ़ लिया और फिर थ्री डी पढ़ लिया। कई बार ये गलती करते हैं बच्चे, लेकिन फिर उनको कंफ्यूजन रहता है। और जब हम इकट्ठे वेक्टर और थ्री डी को एक साथ पढ़ते हैं, मान लीजिए हमने लाइन पढ़ा, तो लाइन का वेक्टर इक्वेशन भी देख लेते हैं और थ्री डी का अलजेब्रिक इक्वेशन भी देख लेते हैं। जब दोनों को एक साथ देखते हैं तो हमारे पास ये फ्रीडम भी रहता है, हम साथ के साथ ये भी सीख लेते हैं कि कैसे एक दूसरे से स्विच करें। अगर हमें वेक्टर इक्वेशन में दिक्कत हो रही है तो कैसे हम उसके अलजेब्रिक वर्जन में आ जाएं, अगर हमें उसके अलजेब्रिक वर्जन में दिक्कत हो रही है तो कैसे हम उसके वेक्टर वर्जन में आ जाएं। तो इसीलिए मैं इसको एक साथ एक यूनिट की तरह लेकर के चलूंगा। मेरे लिए वेक्टर और थ्री डी एक चैप्टर है। मुझे जो चीजें वेक्टर से इंपॉर्टेंट लगेंगी मैं उसको पहले बताऊंगा, थ्री डी से इंपॉर्टेंट लगेगी मैं उसको पहले बताऊंगा। मेरा इसमें अपना एक ऑर्डर है चीजों को बताने का, उस ऑर्डर में मैं आपको इस चीज को बताऊंगा। तो आपको ध्यान से देखना है कि कैसे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं थ्री डी से आऊंगा, और आज की जो मेरी क्लास है इसमें मेरा एक ही पर्पस है कि थ्री डी के अंदर मैं आपको पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप देखेंगे कि थ्री डी में हम लोग क्या सब पढ़ते हैं, तो हम पॉइंट पढ़ते हैं, हम लाइन पढ़ते हैं और हम प्लेन पढ़ते हैं। तो आज की जो पूरी लेक्चर है वो डेडिकेटेड है पॉइंट को, पॉइंट से जुड़ी हुई चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। इसमें थोड़ा बहुत वेक्टर का अगर इस्तेमाल आता भी है तो ये वेक्टर थ्री डी ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर है, उतना वेक्टर हम 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ चुके होते हैं। तो वो आई होप आप लोगों को आता होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो भी जहां मुझे लगेगी कि जरूरत है मैं उसको साथ के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, या कहिए कि थ्री डी, ये हमारे चैप्टर का स्टार्ट है बेटा। तो जब आप थ्री डी में आते हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि थ्री डी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, पॉइंट देखते हैं। चलो बढ़िया बात है। तो हम सबसे पहले जो चीज नोटिस करते हैं वो है कि हम एक पॉइंट को नोटिस करते हैं। अब पॉइंट है साहब तो क्या होगा, पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा। तो अभी तक आप 2D में क्या पढ़ते हैं, आपके पास दो तरह की एक्सिस होती है, एक आपकी एक्स एक्सिस है, एक आपकी वाई एक्सिस है। जब आप थ्री डायमेंशन में आते हैं तो आपको एक नया एक्सिस मिल जाता है जो कि आपका जेड एक्सिस है। तो अगर मैं सिंपल मार्कर के हेल्प से आपको समझाना चाहूं, तो अगर मान लीजिए कि पहले अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, तो ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है बेटा। इसमें से आप किसी को भी मान लीजिए, एक को एक्स मान लीजिए, दूसरे को वाई मान लीजिए, तीसरे को जेड मान लीजिए। तो अब ये है, जब हम 2D की बात कर रहे थे हम प्लेन में थे, जब हम 3D की बात कर रहे हैं हम स्पेस में हैं। अब हम हर चीज को देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। तो अब सबसे पहली जो सबसे बेसिक बात है जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आप लोगों को, उसके लिए मैं आपको दोबारा से 2D में ले जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि जब मैं 2D के अंदर आपको ये कहता था, ठीक है, जब मैं 2D के अंदर आपको ये कहता था कि बेटा ये पॉइंट है मेरा P और इसका कोऑर्डिनेट है x, y, इससे आप क्या समझते हैं, x कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा। तो इस बात को समझो कि हम क्या करते थे, हम इस पॉइंट P का y एक्सिस से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं और x एक्सिस से भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं विथ प्रॉपर अलजेब्रिक साइन। हमारा एक कन्वेंशन है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों को पॉजिटिव मेजर करते हैं, सेकंड में y को पॉजिटिव, x को नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो हम लोग लगा देते हैं। बट अगर कोई पॉइंट P है तो उसका y एक्सिस से जो डिस्टेंस है बेटा वो है x, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है y। तो अगर 2D में आपको कोई पूछता है कि अच्छा बेटा बताओ ये पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है 3, 5, तो 3 से क्या समझते हो,
5 से क्या समझते हो, 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप क्या आंसर करेंगे कि जो सर 3 है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, वो उस पॉइंट की पोजीशन को वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बता रहा है, और चूंकि आप +3 कह रहे हैं तो वाई एक्सिस के राइट में है। जो 5 है वो उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को बता रहा है, क्योंकि आप +5 कह रहे हैं तो वो जो है वो एक्स एक्सिस के एबव है। तो इस तरह से अगर कोई आपको कोई पॉइंट दे रहा है 3,5, तो इसका मतलब हो गया बेटा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस से 5 यूनिट पे और वाई एक्सिस से 3 यूनिट पे। तो ये मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट का वाई कोऑर्डिनेट का। अलजेब्रिक साइन जो है वो कन्वेंशन है कि फर्स्ट में होगा तो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव लेंगे, ये वाली बात हमारी रहती है। अब आ जाइए कि इसी में हमारे पास एक एक्सिस जुड़ गई है बेटा, नई वाली जेड। कुछ इस तरीके से एक एक्सिस आ गई है हमारे पास, और ये क्या होगा बेटा, अब आपके पास जो आपका ये पॉइंट था एक्स वाई जेड, ये वाई के बाद आ जाएगा जेड। तो अब 2D वाली बात नहीं रही ना बेटा, अब ये बात खत्म हो गई कि हम एक्स एक्सिस से रेफरेंस में बात कर रहे हैं या वाई एक्सिस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। अभी जो मैं बात कर रहा हूं मेरा बड़ा सिंपल पॉइंट है कि मैंने आपको दिया, आप लोग वेक्टर के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स में आप वेक्टर पढ़ चुके हैं, तो ये जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है ये क्या बता रहा है? कोई पॉइंट है 3D में, आप तो पढ़ चुके हैं, आप लोग पहले भी सर 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 ये सब बताते हैं, पोजीशन वेक्टर बताते हैं वेक्टर का। तो अगर ये है एक्स वाई जेड किसी का कोऑर्डिनेट है, तो एक्स क्या बता रहा है, वाई क्या बता रहा है, जेड क्या बता रहा है? ठीक है बेटा, तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, आप फिर से इसी डायग्राम पे आ जाइए। ये मान लीजिए हमारा जेड एक्सिस है बेटा, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। आप अपनी कन्वीनियंस से रख सकते हैं। तो अगर कोई पॉइंट है ना बेटा, यहाँ पे पॉइंट है, मेरी उंगलियों पे देखिए, ये चुटकी यहाँ पे इस पोजीशन पे देखिए, अगर ये है एक्स वाई जेड, तो जेड जिसको आप कह रहे हो वो मेजर हो रहा है जेड एक्सिस पे, जेड जिसको आप कह रहे हो ना वो मेजर हो रहा है जेड एक्सिस पे। तो एक्चुअल में क्या है, वो एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस। जो आप जेड कह रहे हैं मेजर किस पे कर रहे हैं, जेड कह क्यों रहे हैं, क्योंकि हम उसको मेजर कर रहे हैं जेड एक्सिस पे। लेकिन हम जेड एक्सिस पे किस चीज को मेजर कर रहे हैं, तो हम उस पॉइंट की एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। तो इसीलिए जब मैं कहता हूं कि कोई पॉइंट है मेरे पास पी एक्स वाई और जेड, तो इसमें एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, तो एक्स रिप्रेजेंट करेगा बच्चे उस पॉइंट की वाईजेड प्लेन से डिस्टेंस को। एंड अगेन आई से कि जब मैं यहाँ डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो वो अल्जेब्रिक कन्वेंशन आपका अलग है, मैं प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूं। या समझो कि अल्जेब्रिक डिस्टेंस अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सब कुछ प्लस होगा, उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। सो एक्स कोऑर्डिनेट गिव्स यू डिस्टेंस कहां से बेटा, फ्रॉम। अगर मैं बात करूं कि y कोऑर्डिनेट क्या है, तो y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y है तो क्या आ जाएगा बेटा, xz प्लेन। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि z, तो z क्या हो जाएगा बच्चे, z हो जाएगा आपका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। तो सबसे पहली बात, सबसे बेसिक चीज, ठीक है, कि हम एक पॉइंट को उसके कोऑर्डिनेट से एड्रेस करते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो क्या होता है। देन अपना एक कन्वेंशन है बेटा कि हम इधर पॉजिटिव लेते हैं, इधर नेगेटिव लेते हैं। जेड में मान लीजिए अबव की तरफ जाते हैं, आप एक कमरे में खड़े हो जाइए, जिस किसी भी आप रूम में हैं, जो दीवार आपकी खड़ी है उसको आप जेड एक्सिस मान लीजिए, और एक को आप वाई एक्सिस मान लें, एक को आप एक्स एक्सिस मान लें। अपने आप को फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में मान लें, फर्स्ट सेक्शन में मान लें, तो चीजें उस हिसाब से कन्वेंशन आपकी चलेगी, वो हम लोग टाइम के साथ और देखते रहेंगे। तो पहली बात बेटा ये हो गई। अब आप देखो दूसरी चीज, इसको रिलेट करो। एक पॉइंट पी था, ठीक है बेटा, और पॉइंट पी के बारे में बात चल गई है कि एक्स है, वाई है, जेड है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये पॉइंट पी है ना, ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग इसको, अगर ये पॉइंट पी है तो इसको ओरिजिन से मिला दो। अगर ये पॉइंट पी है, इसको ओरिजिन से मिला दो, ये है आपका बेटा ओ, ठीक है।
तो अगर आपने पॉइंट P को ओरिजिन से मिला दिया है तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक वेक्टर का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसको आप कहते हैं OP। ठीक है, OP। अगर आपने पॉइंट P को OP से मिला दिया, O से मिला दिया, तो ये हो गया बेटा OP। ये जो OP वेक्टर है जो आप लिखते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ठीक है बेटा, ये जो OP आप लिखते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, दिस OP इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। क्लियर है? तो ये जब आप O को इससे मिला दे रहे हैं, यहां पे एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, वन एंड इज ऑलवेज ओरिजिन। ऐसा नहीं कि कोई वेक्टर ए बी है, ठीक है, ए यहां है बी यहां है, हम ए बी को मिला दे रहे हैं तो बेटा वो वेक्टर ए बी है। पोजीशन वेक्टर और वेक्टर को आपको समझना पड़ेगा। तो जब आप वेक्टर की बात करते हैं, आप दुनिया में कहीं भी दो पॉइंट को मिला दीजिए, आपको एक वेक्टर मिलेगा। लेकिन जब आप पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो एक पॉइंट होगा कहीं भी हो स्पेस में, उसका जो दूसरा एंड है वो ओरिजिन रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ओपी मिला है, ये आपको क्या मिल गया बेटा, ये मिला आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ, को ओपी मिल गया है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो अभी तक हम लोगों ने बेटा दो बातें देखी हैं। पहला क्या है, पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, जेड क्या रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर मैं ओ को पी से मैच करवा देता हूं तो ओपी क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो इस दो पॉइंट के बाद अब हम लोग नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं। सो यू हैव 30 सेकेंड्स, आप इसको लिख लीजिए सभी लोग। ठीक है, और फिर मैं इसको रब करके अब इसके बाद की चीजों पे आऊंगा। एक एक करके हम लोग सभी चीजों को देखेंगे। बेसिक है बट वेरी इफेक्टिव। आज का लेक्चर जो आपको, इसमें सारी चीजें जाननी जरूरी है, क्योंकि हम लोग कई बार बड़े से बड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, चीजों को कर लेते हैं और बाद में कोई छोटी सी गलती करके आ जाते हैं। तो वो इसलिए होता है कि हम बेसिक्स को अच्छे से कवर अप नहीं करते हैं, बेसिक्स को हम क्लियर नहीं करते हैं बेटा। तो उस वजह से हमको वो खामियाजा भुगतना पड़ता है, उस वजह से हमारी वो जो दिक्कत होती है उसको हमको फेस करना पड़ता है। ठीक है बच्चे, चलिए, तो ये काम हो गया। अब पोजीशन वेक्टर देख लिया हमने, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब बताओ, अगर आपके पास ओपी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, बढ़िया बात है। तो एक लाइन है ओपी, तो बेटा एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल तो बना रहा होगा ना। मान लीजिए हमारा जेड है, वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, लेट्स से दैट एंगल इज अल्फा। वो वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, लेट्स से दैट एंगल इज बीटा। वो जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, लेट्स से दैट एंगल इज गामा। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान दीजिए कि अगर मैं ओपी की बात कर रहा हूं, इस टाइम पे मैं वेक्टर ओपी की बात कर रहा हूं, मैं ओपी की बात कर रहा हूं, ये एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए कि अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ मान लीजिए कि ये बीटा एंगल बनाता है, और जेड एक्सिस के साथ मान लीजिए कि ये गामा एंगल बनाता है। ठीक है बेटा, ओपी एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। ऑब्वियसली जब मेरे पास एंगल है तो उसकी कुछ वैल्यू होगी, भाई कॉस में भी कुछ वैल्यू आएगी, टेन में भी आएगी, जिसमें भी निकालना चाहे। उसका जो स्पेसिफिक केस है कि अगर मैं उसको कॉस में एक्सप्रेस कर दूं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तो जब मैंने उसको कॉस में एक्सप्रेस कर दिया ना बेटा, तो ये जो है ये कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो क्या है डायरेक्शन कोसाइन, कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। ओपी कोई वेक्टर है मेरे पास, वो एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, तो जो कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है और कॉस गामा है, वो कहलाएगा बेटा डायरेक्शन कोसाइन। इसी को एक जनरल कन्वेंशन है, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ऑथर जो इंडिया के हैं या फॉरेन ऑथर हैं,
उन्होंने एक शॉर्टकट भी इजाद किया हुआ है कि बार बार कॉस अल्फा ना लिखना पड़े, कॉस बीटा ना लिखना पड़े, कॉस गामा ना लिखना पड़े, तो लेट्स ट्रीट इट, इसको एल कह दिया, इसको एम कह दिया, इसको एन कह दिया। तो आप कई सारे बुक्स में देखेंगे कि भाई ये एल है, ये एम है, ये एन है, डायरेक्शन कोसाइन है, तो वही एल मतलब कॉस अल्फा, एम मतलब कॉस बीटा, एन मतलब कॉस गामा। ठीक है बेटा, तो ये चीज हम लोगों का आ गया कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है। तो एक वेक्टर है ओपी, अगर वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो कॉस अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा तो कॉस बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा तो कॉस गामा, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे। नॉर्मली इसको एल, एम और एन से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पे एक डिबेट हो सकती है। एक अच्छा बच्चा मुझसे कह सकता है कि सर एक लाइन है ओपी, लाइन है, लाइन सेगमेंट कह लीजिए, और एक है एक्स एक्सिस, आपने एंगल को चुना है अल्फा, बढ़िया बात है, आपने 180 माइनस अल्फा क्यों नहीं चुना? पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। मान लीजिए दो कोई सा भी लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, जाने दीजिए एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, जेड एक्सिस को, ओपी को। अगर ये बेटा लाइन है और ये है एंगल अल्फा, तो ये एंगल है नेचुरली 180 माइनस अल्फा, तो आप अल्फा के साथ जा रहे हैं, 180 माइनस अल्फा के साथ क्यों नहीं जा रहे? ठीक है, बढ़िया बात है। या तो आप डिफाइंड करो कि एंगल मस्ट बी कैलकुलेटेड इन क्लॉकवाइज सेंस और एंगल मस्ट बी कैलकुलेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अगर आप ऐसा नहीं कह रहे हैं तो अगर अल्फा एंगल है तो सर 180 माइनस अल्फा भी एक एंगल है, और ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है बेटा। तो इस वजह से अगर कॉस अल्फा डायरेक्शन कोसाइन है तो कॉस 180 माइनस अल्फा भी डायरेक्शन कोसाइन है। अब यहां पे आप दोबारा से मेरे साथ आर्गुमेंट करेंगे कि सर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा 180 माइनस अल्फा, तो 180 माइनस अल्फा कॉस में क्या हो जाता है बेटा? माइनस कॉस अल्फा। तो दो चॉइस हुई सर, एक कॉस अल्फा हो गया, एक माइनस कॉस अल्फा हो गया। अब सर वाई एक्सिस पे आओ, तो बीटा तो कॉस बीटा, कॉस 180 माइनस बीटा तो माइनस कॉस बीटा, तो सर यहां पे भी दो चॉइस है। और जेड एक्सिस के पास आ जाओ तो सर कॉस गामा, कॉस 180 माइनस गामा, तो कॉस गामा माइनस कॉस गामा, यहां पे भी दो चॉइस है। तो बताइए सर कि ओपी के पास कितने डिफरेंट सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं? अगर एक्स के पास दो चॉइस है, वाई के पास दो चॉइस है, जेड के पास दो चॉइस है, तब तो सर 8 होने चाहिए। ठीक है बेटा, आपका पॉइंट कुछ हद तक वैलिड है, लेकिन ये गलत है। अब आप कहोगे बेटा गलत क्यों कह रहा हूं मैं आपको? मैं गलत आपको इसलिए कह रहा हूं कि एक टाइम पे आप कोई एक ही कन्वेंशन लेंगे ना, ऐसा नहीं करेंगे ना आप कि एक्स एक्सिस को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे और वाई को एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे और जेड को क्लॉकवाइज कर लेंगे। जब आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई मेथड है, आप एंगल को मेजर करने जा रहे हैं, तो या तो आप एक्स वाई जेड तीनों के साथ क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करेंगे, या आप तीनों के साथ एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। अगर मान लीजिए कि मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करके अल्फा बीटा गामा को ऑब्टेंड किया है और आप क्लॉकवाइज मेजर करते हुए आ रहे हैं, तो आप 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस गामा को मेजर करेंगे। अप टू दिस लेवल यू आर वेरी करेक्ट, यू आर वेरी ट्रू, एंड दैट्स व्हाई for any vector we have two different set of direction cosine। ठीक है, कभी कोई बोलेगा कि अच्छा ये है एल एम एन है, माइनस एल माइनस एम माइनस एन क्यों है, तो आप उसको ये लॉजिक देंगे कि व्हेन वी आर डिफाइनिंग डायरेक्शन कोसाइन वी आर नॉट एक्सप्लेनिंग द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको मैं एक बार आपको 2D से रिलेट करना चाहता हूं बेटा। 2D के अंदर जब आप लाइन के स्लोप को लिखते हैं ना, टेन थीटा को लिखते हैं, तो वहां आप कहते हैं एंगल इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओएक्स के साथ जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं और तब जो थीटा होता है वो टेन थीटा आपका स्लोप होता है, तो वहां पे इस तरह की कंफ्यूजन नहीं आती है और इसीलिए एक लाइन के पास एक ही स्लोप होता है। लेकिन यहां पे डायरेक्शन कोसाइन, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इनफ टू द कंसेप्ट कि हमारे पास अगर अल्फा बीटा गामा एक एंगल है तो 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस गामा भी एक एंगल होगा, और इसलिए अल्फा बीटा गामा 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस गामा,
तो अगर इसको आपने एलएमएन दे दिया, कॉस एक्स, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को एलएमएन दे दिया, तो नेचुरली ये वाली चीज आपकी माइनस एल माइनस एम माइनस एन हो जाएगी बेटा, और वो आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा वो भी एक डायरेक्शन कोसाइन है। तो आप इस चीज को एज ए कंसेप्ट लिख सकते हैं कि एनी वेक्टर विल हैव टू डिफरेंट सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। एनी वेक्टर will have two different set of DC, कैपिटल D डॉट C से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा, ठीक है। सो एनी वेक्टर विल हैव टू डिफरेंट सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। तो मैंने आपको ये बात भी एक्सप्लेन कर दी कि क्यों 2, और मैंने ये बात भी एक्सप्लेन की कि क्यों 8 नहीं है, ठीक है बेटा। सो दोनों चीज हम लोगों ने की है, तो आप क्रॉस आर्गुमेंट में भी नहीं फंसेंगे आप कि 8 क्यों नहीं है, और आप इसको भी जस्टिफाई कर देंगे कि आप एक टाइम पे एक ही कन्वेंशन रखिएगा, या तो आप क्लॉकवाइज जाइएगा या आप एंटी क्लॉकवाइज जाइएगा। सो दैट इज योर आंसर, करेक्ट। आई थिंक आप लिख लें, यू हैव 30 सेकेंड, लिख लीजिए सभी लॉ। लिखने की कोई जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आराम से लिखेंगे, समझना इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। सो ये हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। नाउ कैन आई रब, ओके। तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन कोसाइन। चलिए क्या ये बात यहीं रुक गई और देखना है? अभी बहुत कुछ देखना है बेटा। अभी तो हमने देखा कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, अब हम वैल्यू भी देखेंगे इसकी, ठीक है। तो आइए वैल्यू पे। ओपी क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है बेटा। अगर मैंने कहा है, आप वेक्टर में पढ़ते आए हो इसलिए समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि अल्फा एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, तो कॉस अल्फा हमें देखना है। तो कैसे निकालोगे एक्स एक्सिस के साथ? भैया जिस डायरेक्शन में एंगल निकालना होता है वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं कहूंगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच क्या एंगल है, तो डॉट प्रोडक्ट ले लो, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, सिंपल बात है। तो अगर ओपी एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है बेटा, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं? आई कैप, ठीक है। तो कॉस अल्फा हो जाएगा आपका ओपी डॉट आई, ओपी डॉट आई बाय मॉड ओपी, और आई का मॉड बेटा यूनिट वेक्टर है 1 हो जाएगा। अब आप यहीं से देख ले कि आई कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई विल गिव यू व्हाट? एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, करेक्ट। एंड इन द सिमिलर वे, इन द सिमिलर फैशन, cos बीटा will be y upon under root x square plus y square plus z square, and cos gamma will be z upon under root of x square plus y square plus z square. So this is direction cosine. मैंने पहले भी बताया स्टैंडर्ड बुक्स में कि इसको हम लोग एल एम एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मान लीजिए कि आपका एल क्या है, तो एल है एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एम है आपका वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये चीज आ गई बेटा। तो कॉस अल्फा मालूम चल गया, कॉस बीटा मालूम चल गया, कॉस गामा मालूम चल गया। तो फॉर ए स्पेसिफिक वेक्टर नाउ वी हैव देयर डायरेक्शन कोसाइन। अब ये बात कोई भी बच्चा देखेगा बड़े आराम से कह देगा, ये प्रॉपर्टी जो कि इसकी है मैं निकालता हूं कि भैया बताइए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होगा, या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करने जाएंगे बेटा,
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा को, तो आप क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड एज डिनोमिनेटर इज सेम, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर by x square plus y square plus z square, and this will give you 1. So this is one of the famous and result of direction cosine. ये भैया इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, या इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो एक रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मैं बोलूं कि अभी तक के डिस्कशन में आया है, तो वो ये है, ये आपको याद रहना ही चाहिए. इसके साथ मैं एक रिजल्ट और एसोसिएट कर देता हूं, सिंपल बात है, तो उसको आप लोग समझ जाएंगे. वो रिजल्ट जो है वो है कि कॉस को साइन में लिख लो, सिंपल बात. ठीक है बेटा, आप लोग यहां तक लिख लें पहले. यू हैव 10 to 15 सेकेंड्स. कोई प्रॉब्लम हो यू कैन टेक्स्ट मी, मैं मैसेज देख रहा हूं. अगर कोई बच्चा, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वी विल डिस्कस, वी विल एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट अगेन, नो प्रॉब्लम. बेसिक है बेटा ये, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी. ठीक है बच्चों, कैन आई रहा? ओके, फाइन फाइन, गुड गुड गुड. चलिए, तो क्या रिजल्ट लेके आया हूं मैं रिजल्ट लेके आपके सामने आया हूं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू हो जाएगी 1. अब मैंने क्या कहा कि बदल दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, एंड फ्रॉम हियर यू हैव साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा plus sin square gamma equal to 2. Again this is also important. एक आता है तो दूसरा नेचुरली आ जाएगा बेटा. ठीक है. चलिए, एक छोटा सा सवाल मैं इस पे लेता हूं. मैं इस पे काफी सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा इस लेक्चर सीरीज में. मिनिमम 8 to 10 क्वेश्चंस वी विल डू, डोंट वरी. एक छोटा सा क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं बेटा. ठीक है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, if any vector OP, if any vector OP, obviously beta O stand for origin, OP makes an angle 30 degree with x-axis and 45 degree with y-axis, then find the angle which it will या सबटेंड. ठीक है बेटा, क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, वेरी स्मूथ. मैंने सामने लिखा है, देखो. इफ vector OP makes an angle 30 degree with x-axis and 45 degree with y-axis, then find the angle which it will make with z-axis. ठीक है. आइए, तो सामने रिजल्ट है भाई. x-axis के साथ क्या है अल्फा, y-axis के साथ क्या है बीटा. अल्फा बीटा दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है गामा, लगा देंगे कंसेप्ट. ठीक है बेटा. लेकिन फिर पूछा क्यों वो अभी बताऊंगा. फिलहाल आप कंसेप्ट लगा दो. और सभी बच्चे अपना आंसर निकाल के रखेंगे, क्योंकि कहीं पे कोई चालाकी होती है बेटा, कोई कंसेप्ट होता है तो वो पहली बार ही मजा देता है. कभी ऐसा नहीं होगा कि जब मैं आंसर बता दूंगा तब आपको रियलाइज होगा कि ये छोटी सी बात मैं नहीं सोच पाया. आप आंसर निकाल के बैठ जाएंगे, वो सही होगा या गलत होगा, वहां से पता चलता है कि आप कितने परफेक्ट तरीके से अप्रोच करते हैं. ठीक है. तो सभी बच्चे अपना आंसर निकालेंगे
मैं आंसर निकाल रहा हूं वो मैच करेंगे, सही है या गलत है या क्या है, ठीक है। और कोई भी बच्चा जो दूसरी बार पढ़ रहा है वो आंसर में कमेंट नहीं करेगा अभी। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको करने का मौका देंगे, क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ रहे थे मेरे से तब आपने भी ये गलती की थी, ठीक है। तो इसीलिए जो पुराने बच्चे हैं जिनको मैंने ये कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है, दे विल नॉट टाइप एनीथिंग, दे विल नॉट टेक्स्ट देयर आंसर, लेट द न्यू स्टूडेंट्स डू दिस, ठीक है बेटा। क्योंकि गलती चाहे छोटी है लेकिन ये भी करेंगे, आपने भी की थी। चलिए, तो एक्स एक्सिस के साथ बेटा एंगल क्या है, थीटा। तो कॉस अल्फा क्या हो गया बेटा, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज √3/2, cos बीटा cos 45 डिग्री इज 1/√2। ये है बेटा L, ये है M। आपको क्या मालूम है, आपको मालूम है बेटा कि L² + M² + N² जो है वो 1 हो जाता है। बढ़िया बात है। तो 3/4 + 1/2 + N² = 1, N² is equal to 1 minus 1/2 minus 3/4। तो N² क्या आ जाएगा, कोई बताएगा मुझे। N² आ जाएगा बेटा 1/2 minus 3/4। तो बताइए फाइनली क्या मिला N², ठीक है, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। चलो, तो N² आ गया बेटा -1/4, ठीक है। समझ रहे सभी बच्चे। सो N² इज -1/4। अब मैं आपको बताता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो मैंने देखा है आमतौर पे N² -1/4 आ गया, सब क्या करते हैं, अरे जल्दी जल्दी में कुछ कर दिया होगा वरना 1/4/2 कर दो आंसर, सर 60 डिग्री होगा। और बहुत सारे लोग मुझे आंसर निकाल करके दे देते हैं। इसीलिए मैंने ओल्ड स्टूडेंट्स को बोला कि आप टाइप नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ न्यू स्टूडेंट टाइप करेंगे। और देखो कितने सारे 60 डिग्री आंसर आपने भेजे हैं। तो आप वही गलती कर रहे हो जो आपके सीनियर्स ने पहले करी थी। तो N² इज नेगेटिव, एंड एज N² इज नेगेटिव, नो सच एंगल इज पॉसिबल। क्लियर है बेटा, नो सच एंगल इज पॉसिबल, ठीक है बेटा, समझ रहे हो बात को। अब आप कहोगे सर क्यों, 3 एंगल है, बनना चाहिए था, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। ट्रायंगल के लिए 3 एंगल चाहिए, तो बना दो, मैं देता हूं 10 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। आप मेरे पास एक ट्रायंगल लेके आओ। आप नहीं ला सकते ना, क्योंकि किसी भी पॉलीगन का इंटरनल एंगल का एक सम का प्रॉपर्टी होता है। तो जब तक तीनों एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होगा आप ट्रायंगल मुझे नहीं दे सकते। जब तक चारों एंगल का सम 360 डिग्री नहीं होगा आप मुझे क्वाड्रिलेटरल नहीं दे सकते। तो 3 एंगल का होना सफिशियंट नहीं है ट्रायंगल के लिए, 4 एंगल का होना सफिशियंट नहीं है क्वाड्रिलेटरल के लिए, 3 लाइन सेगमेंट का होना सफिशियंट नहीं है ट्रायंगल के लिए। सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन 3, उनकी अपनी कंडीशंस है। सो लाइक दैट इफ यू हैव 3 एंगल, ये जरूरी नहीं है कि वो किसी पोजीशन वेक्टर के साथ एसोसिएटेड है और वो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो वो कब आएगा, वो कब वेक्टर स्पेस में होगा, कब वो रियल स्पेस में होगा, तो जब वो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा। सो देयर इज नो सच पोजीशन वेक्टर अवेलेबल पॉसिबल विच विल हैव 30 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस एंड 45 डिग्री एंगल विथ वाई एक्सिस, करेक्ट। चलिए बच्चों लिख लें थोड़ा बहुत। आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग आई हैव एक्सप्लेन, मैंने लिखा नहीं है उतनी बातों, लेकिन मैंने बोल दिया है, तो थिंग्स विल बी वेरी क्लियर टू यू। नाउ लेट अस मूव, लेट अस मूव टू द न्यू कंसेप्ट। या न्यू कंसेप्ट पे चलते हैं। अभी एक बार डायरेक्शन कोसाइन के बारे में एक बात और बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्या है बात बेटा, वो है कि अच्छा बताओ एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बताओ, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बताओ, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बताओ, ठीक है बच्चों। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बताओ, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बताओ, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बताओ। और मेरे बताने का वेट मत करो, आंसर लिखो, गलत होगा आज तभी कल सही होगा, ठीक है। चलो, तो एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा बेटा, 0 डिग्री, कॉस अल्फा 0,
y और z के साथ 90 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा, cos अल्फा 0 cos 0 1, बीटा 0 गामा 0। तो डायरेक्शन कोसाइन जो है डीसी एक्स एक्सिस का हो जाएगा 1 0 0, y एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो हो जाएगा 0 1 0, और z एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो हो जाएगा 0 0 1। सो दिस इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, करेक्ट। नाउ आई विल स्टार्ट अनदर कंसेप्ट विच इज डायरेक्शन रेशियो। आराम से देखेंगे बेटा, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। चलिए आते हैं हम लोग। सो नाउ लेट अस सी डायरेक्शन रेशियो। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन रेशियो क्या है? एनी स्केलर मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन is known as direction ratio। ठीक है बेटा, any scalar multiple, it means if for OP LMN is direction cosine is DC, then lambda L, lambda M and lambda N will be डायरेक्शन रेशियो, ठीक है बेटा। बस क्या शर्त है, एक शर्त है, और वो क्या है, वो है कि लैम्डा शुड नॉट बी 0। भैया 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कहानी ही खत्म हो जाएगी। तो लैम्डा कैन बी एनीथिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू सो डायरेक्शन रेशियो इज एनी स्केलर मल्टीपल। ठीक है, तो वो आपको क्या कहलाएगा, डायरेक्शन रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है तो उसके इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियो पॉसिबल है। भैया आपके पास डायरेक्शन कोसाइन है, लेमडा को 2 रख दो, लेमडा को 3 रख दो, लेमडा को 4 रख दो, लेमडा को 5 रख दो, एज यू हैव इनफाइनाइट चॉइस, आपके पास इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियो अवेलेबल होंगे। ठीक है बेटा, एज फार एज डायरेक्शन इज कंसर्न। सो फॉर ए वेक्टर we will have infinite set of direction ratio। For a vector we will have infinite set of direction ratio। क्लियर है बेटा? अब ऐसे तो नहीं कहूंगा कि एलएमएन का भी कोई पैटेंट है, बट जब हम पढ़ते हैं तो हम डायरेक्शन रेशियो को एलएमएन से इंडिकेट करते हैं। और इस चैप्टर के अंदर नॉर्मली व्हाट वी विटनेस दैट डायरेक्शन रेशियो की जब बात आती है तो उसको स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से इंडिकेट कर दिया जाता है। तो जब आप देखेंगे कि डायरेक्शन रेशियो की बात की जा रही है तो आप स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी को पाएंगे, और जब आप देखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन की बात की जा रही है तो आप एलएमएन को ऑब्टेंड करेंगे। नॉर्मली मैं एक जनरल बात कह रहा हूं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा डायरेक्शन रेशियो का डिफिनेशन कि किसको हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। तो हमारे लिए डायरेक्शन रेशियो क्या है, इट इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। बढ़िया, अगर एलएमएन डायरेक्शन कोसाइन है तो लैम्डा एल, लैम्डा एम और लैम्डा एन जो है वो हमारा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो को नॉर्मली अपन एबीसी से इंडिकेट करते हैं। स्केलर मल्टीपल है बट लैम्डा कैन नॉट बी 0, और चूंकि स्केलर मल्टीपल है लैम्डा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसीलिए किसी भी वेक्टर के लिए हमारे पास इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियो की पॉसिबिलिटी है, होने की संभावनाएं हैं। ठीक है बेटा, अब सबसे इंटरेस्टिंग क्या आता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा यू विल बी डीलिंग मोर विथ डायरेक्शन रेशियो, लेस विथ डायरेक्शन कोसाइन। अगर नॉर्मल में बात करूं कि एक बच्चा किसको ज्यादा फेस करेगा
तो वो डायरेक्शन रेशियो को ज्यादा फेस करता है, वो डायरेक्शन कोसाइन को कम फेस करता है। तो आपके पास डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं वो गिवन होते हैं। तो अगला क्या है कि अगर आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन है, ऑब्टेंड द डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है? सो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? टॉपिक इज दैट व्हेन वी नो द डायरेक्शन रेशियो हाउ विल वी गिव डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो मैं हेडिंग बनाता हूं बेटा, डायरेक्शन कोसाइन व्हेन डायरेक्शन रेशियो इज गिवन। ठीक है बेटा, डायरेक्शन कोसाइन व्हेन डायरेक्शन रेशियो इज गिवन। ठीक है, तो मान लीजिए किसी वेक्टर के बारे में बात की गई और आपको दिया गया, लेट्स से ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो, ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो। ठीक है बेटा, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए डायरेक्शन कोसाइन। आप क्या जानते हो? आप जानते हो कि जो डायरेक्शन रेशियो है ना, वो डायरेक्शन कोसाइन का स्केलर मल्टीपल होता है। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि लेमडा टाइम्स है और एलएमएन हमारा डायरेक्शन कोसाइन है। तो मैं आता हूं, ए को मैं लिख दूंगा लेमडा टाइम्स एल, बी को मैं लिख दूंगा लेमडा टाइम्स एम और सी को मैं लिख दूंगा लेमडा टाइम्स एन। करेक्ट? अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से बेटा एल एम और एन की वैल्यू को निकाल सकता हूं। एल इज इक्वल टू ए बाई लेमडा, एम इज इक्वल टू बी बाई लेमडा, एन इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। ठीक है, अब क्या करें? बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन आप रिजल्ट जानते हो। क्या जानते हो आप जानते हो कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होती है बेटा? इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो जब आप लिखेंगे ए स्क्वायर बाय लेमडा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय लेमडा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो विदाउट एनी डॉट you can directly write lambda is equal to plus minus of क्या बेटा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा मिल गया, बढ़िया बात है, लैम्डा मिल गया, खुश हो जाओ, एलएमएन मिल गया। लेकिन इतनी जल्दी खुश ना हो, आ जाओ, अभी ट्विस्ट है। तो एल को लिखोगे, क्या लिखोगे आप? एल को, एल को आप लिखोगे प्लस माइनस ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पे रख दिया मैंने प्लस माइनस। एम को आप लिखोगे प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन को भी आप लिखोगे बेटा प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगेन जो चीज मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था मैं दोबारा आपको बोलूंगा। देखो, एल के पास कितनी चॉइस है? 2 प्लस माइनस। एम के पास कितनी चॉइस है? 2 प्लस माइनस। एन के पास कितनी चॉइस है? 2। तो आपको कोई कंफ्यूज कर सकता है 8 ऑप्शंस दे करके, आप निकाल के दे दोगे और आपको कुछ दे देगा, बोलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 8। सो 8 चॉइसेस हैं। ऐसा नहीं है बेटा, लेमडा की वजह से प्लस माइनस आ रहा है ना, तो लेमडा या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहां वाला लेमडा प्लस हो जाएगा और यहां वाला लेमडा माइनस हो जाएगा और फिर यहां वाला लेमडा प्लस हो जाएगा। पूरा का पूरा लेमडा या तो प्लस साइन के साथ मूव करेगा या पूरा का पूरा लेमडा माइनस साइन के साथ मूव करेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये नहीं देखना सर यहाँ पे प्लस वाला चुन लूं, यहाँ पे माइनस वाला चुन लूं, यहाँ पे प्लस वाला चुन लूं, बिल्कुल नहीं। तो आप क्या करोगे? आप मेरे हिसाब से ऑल टुगेदर एक ब्रैकेट रखो और सीधा लगाओ बाहर में प्लस और माइनस। ठीक है बेटा, अब प्लस या माइनस, यू हैव टू सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। कौन सा वाला सही है? अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो दोनों सही है, लेकिन मैंने नॉर्मल देखा है, आमतौर पे मैंने एग्जामिनर को देखा है कि वो इसके साथ कंडीशन दे देते हैं। और वो क्या कंडीशन देते हैं बेटा? वो कंडीशन देते हैं किसी एक्सिस के साथ दे देंगे, मेकिंग एक्यूट एंगल विथ एक्स एक्सिस। तो देखो कि क्या रख के प्लस, या दे देंगे कि जेड एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है,
तो अगर जेड एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है तो निगेटिव होना चाहिए, तो प्लस सी के साथ निगेटिव आ रहा है या माइनस सी के साथ निगेटिव आ रहा है। तो एग्जामिनर आपको कहीं ना कहीं देगा ये चीज, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर वो दे रहा है वेल एंड गुड, बी हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं दे रहा तो आपको इस तरीके से जानना होगा, देन बोथ इज करेक्ट, प्लस के साथ भी माइनस के साथ भी। ठीक है बेटा। सो हमारा ये आर्टिकल था डायरेक्शन कोसाइन व्हेन डायरेक्शन रेशियो इज गिवन। तो डायरेक्शन रेशियो गिवन है एबीसी, हमने पहले लेमडा को मान लिया, उसके टर्म्स में डायरेक्शन कोसाइन को एक्सप्रेस किया, लेमडा एल, लेमडा एम, लेमडा एन, और फिर एल की वैल्यू निकाली, एम की निकाली, एन की निकाली, स्क्वायर किया उनको, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वहां से मुझे लेमडा की वैल्यू आ गई, और फिर जब मैंने लेमडा की वैल्यू रखी तो मुझे डायरेक्शन कोसाइन ऑब्टेन्ड हो गया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सो नाउ राइट ऑल दीज स्टफ, यू हैव गॉट 10 to 15 सेकेंड, आप इसको आराम से लिख लीजिए, और फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे बेटा अगले कंसेप्ट पे। ठीक है, सो डायरेक्शन कोसाइन मालूम है हमें, डायरेक्शन रेशियो अगर मालूम है तो हम निकाल सकते हैं, वी हैव गॉट ए फॉर्मूला। ठीक है बेटा, चलिए तो इससे आगे निकलते हैं हम लोग। आई होप इट इज क्लियर, आई हैव मेड ऑल माय पॉइंट्स वेरी क्लियर टू यू ऑल। इसमें बेटा बड़ी सारी चीजें हैं, एंगल के बारे में बात की जाती है, जब एक एंगल दिया हुआ है दूसरा निकालना, सारी चीजें लोग देखते हैं। अब अगर आपके पास स्पेस में दो पॉइंट है, ठीक है, डायरेक्ट आप रिजल्ट लिख सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर joining two points A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2, A x1 y1 and B x2 y2 z2, ठीक है बेटा, will be x2 minus x1 y2 minus y1 and z2 minus z1। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास दो पॉइंट है स्पेस में a x1 y1 z1 एंड b x2 y2 z2, तो उसका जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू वेक्टर ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स a x1 y1 z1 एंड b x2 y2 z2 विल बी दिस। करेक्ट है बेटा। ए की पोजीशन पे अगर मैं बात करूं, ए हो गया x2 माइनस x1, बी हो गया y2 माइनस y1 और सी हो गया z2 माइनस z1। ठीक है, नॉर्मली जो आई जे के का कोफिशिएंट होता है वो डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि एक्स आई वाई जे और जेड के, ठीक है, इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो x, y, z। अब आप कहोगे सर नॉर्मली क्यों, भैया यूनिट वेक्टर हो तो, यूनिट वेक्टर है तो यही आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा बहस नहीं कि सर डायरेक्शन कोसाइन भी तो डायरेक्शन रेशियो, ठीक है बढ़िया बात है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन को फिर डायरेक्शन कोसाइन ही कहने की प्रथा है, आप गलत नहीं होंगे अगर आप कहते हैं कि भाई ये हमारा डायरेक्शन रेशियो है, यू आर इक्वली करेक्ट। बट नॉर्मली इन प्रैक्टिस अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर वाली बात होती है तो हम प्रेफर करते हैं कि हम डायरेक्शन कोसाइन को बोलें, हम डायरेक्शन रेशियो बोल के गलत नहीं होंगे। ठीक है, सो नॉर्मली अगर हमारे पास कोई वेक्टर है आई कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो डायरेक्शन रेशियो के कोएफिशिएंट्स हो जाते हैं। जनरल प्रैक्टिस में हम यही लेते हैं वेक्टर को बेटा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसीलिए एक जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो एबीसी हम डायरेक्शन रेशियो को दे देते हैं। तो क्लियर है यहां तक, ये दोनों रिजल्ट थे आपके। ठीक है, प्लेन सिंपल रिजल्ट है। अब हमारे पास दो दो करके रिजल्ट है, डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड भी और डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड भी, और उन रिजल्ट्स के बाद हम आज की क्लास को बेटा एंड करेंगे। फिर क्वेश्चंस की बारी आती है,
तो एक ही दिन में बहुत सारी ज्यादा चीजें हो जाएंगी. सो जस्ट राइट few more results. Angle between two vectors. Angle between two vectors with direction cosine L1, M1, N1 and L2, M2, N2. ठीक है बेटा. एक वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो एक वेक्टर हो जाएगा L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप. दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप. तो एंगल क्या निकाल दोगे, cos थीटा. cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा, L1 L2 cos थीटा. आप क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे. आई होप ये आपको क्लियर है. तो हम लोग लिख लेंगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. अब कोई ये ना कि सर नीचे मैग्नीट्यूड क्यों नहीं दे रहे आप. इसलिए नहीं दे रहे बेटा क्योंकि अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर प्रॉपर्टी से 1 हो जाएगा. अंडर रूट L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्रॉपर्टी से 1 हो जाएगा. मैं जिक्र कर देता हूं, मेरा जो वेक्टर 1 है वो है L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप. मेरा जो वेक्टर 2 है बेटा वो है L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप. अगर मुझे इनके बीच में cos थीटा बताना है तो मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया V1 डॉट V2 से L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बाय में मॉडुलस वगैरह आ गया तो मॉडुलस 1 है तो ये आपका cos थीटा हो गया. इफ दे आर पैरेलल, इफ दे आर पैरेलल क्या होगा बेटा, L1 बाय L2 इक्वल टू M1 बाय M2 इक्वल टू N1 बाय N2. ठीक है. इफ दे आर परपेंडिकुलर, अगर वो परपेंडिकुलर है थीटा 90 हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. किसकी, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब ऐसे तो नहीं पूछेगा बट फिर भी जैसे मैंने cos थीटा बताया है आपसे sin थीटा पूछ लेता. अच्छा बताओ कि अगर दो वेक्टर है जिसका डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1 और L2 M2 N2 तो उसके बीच का एंगल जो होगा साइन थीटा क्या होगा. क्या करोगे, साइन थीटा के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बेटा V1 क्रॉस V2. ठीक है. और जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे मॉड V1 1 हो गया, मॉड V2 1 हो गया, साइन थीटा n कैप. क्लियर है. मॉड V1 मॉड V2 साइन थीटा n कैप. क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद बचा क्या, V1 क्रॉस V2 इक्वल टू साइन थीटा n कैप. अब मॉड ले लेना, अब यहां पे मैग्नीट्यूड ले लेना. ठीक है. वहां से डायरेक्टली साइन थीटा मिल जाएगा क्योंकि ये n कैप एक यूनिट वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा. तो साइन थीटा इज बेसिकली व्हाट, V1 क्रॉस V2 का मैग्नीट्यूड. तो अब V1 क्रॉस V2 क्या हो जाएगा बताओ, मैग्नीट्यूड भी लेंगे बेटा हम लोग इसीलिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूं. ये रूट के अंदर आएगा L1 M2 माइनस M1 L2 का होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस N1 M2 का होल स्क्वायर. ठीक है बेटा. प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर. ठीक है. क्लियर है. नॉर्मल आप जानते हो ये आ जाता है भाई M1 M2 इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं. तो अगर कोई साइन थीटा पूछता है बेटा तो साइन थीटा के लिए फिर ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के थ्रू आपको साइन थीटा आ जाएगा. यहां भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है क्योंकि यूनिट वेक्टर्स जब भी डायरेक्शन कोसाइन गिवन होगा वेक्टर आपका यूनिट होगा. ठीक है. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. एंगल है सिंपल cos थीटा डॉट प्रोडक्ट से साइन थीटा cos प्रोडक्ट से निकाला है, पैरेलल होने की कंडीशन बनाई है, परपेंडिकुलर होने की कंडीशन बनाई है.
अब यही काम हम लोग डायरेक्शन रेशियो के साथ भी करेंगे और दैट विल बी फाइनल थिंग फॉर द डे। तो यू हैव गॉट 30 सेकेंड्स, आराम से लिखिए, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज टेक्स्ट मी, आप मैसेज कीजिए मुझे। ठीक है बच्चों, साइन थीटा वाला क्रॉस प्रोडक्ट से लिखा है, सभी जानते हैं। डिटर्मिनेंट के अंदर ऊपर आई जे के लिख देते हैं, नीचे L1 M1 N1 L2 M2 N2, तो वहां से आप साइन थीटा लिख सकते हो। वेक्टर में हम लोग आएंगे, बहुत बार देखेंगे उन चीजों को, तो कोई उसके लिए घबराने की बात नहीं। ओके, कैन आई रब दिस? फाइन, ओके, चलिए। चार्ज का एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विथ डायरेक्शन रेशियो। जब डायरेक्शन रेशियो गिवन है, क्या है बेटा? A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, करेक्ट। चलिए, तो सिंपल, अगेन क्या करोगे, आपका वेक्टर क्या है? अगर मैं लिखना चाहूं कि मेरा वेक्टर क्या है, तो A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। मेरा वेक्टर 2 क्या है? A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, लेकिन इस टाइम मॉडुलस होगा। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? फॉर पैरेलल ऑब्वियसली A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2। for perpendicular A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0, and again if they are asking you the sin theta, तो वही चीज रहेगी। कैसे आएगी? क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू आएगी बेटा। A1 B2 माइनस B1 A2 होल स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस C1 B2 होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस A1 C2 होल स्क्वायर। बट नीचे क्या? मैग्नीट्यूड, चूंकि इस बार वेक्टर है, यूनिट नहीं है, तो अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। सो दैट्स इट। यहां से अपने को बेटा साइन थीटा मिल गया, इस वाले फॉर्मूले से। ऊपर वाले से कॉस थीटा मिल गया। पैरेलल होने की ये कंडीशन आ गई, परपेंडिकुलर होने की ये कंडीशन आ गई। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास को बाइंड अप करेंगे बेटा। सो जस्ट ए क्विक समरी, 5 मिनट की, 5 मिनट भी नहीं लेगा, आई थिंक इट विल टेक हार्डली टेक 2 to 3 मिनट्स। हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने आज पढ़ी है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वेक्टर और 3D के चैप्टर की इंपॉर्टेंस देखी, देखो उस पर 5 मिनट की बात हुई। फिर हमने क्या करा बेटा, उसके बाद हमने 3D को स्टार्ट करा। 3D के अंदर पॉइंट को देखा कि पॉइंट P x, y, z क्या रिप्रेजेंट करता है। तो x जो है वो yz प्लेन से डिस्टेंस, y जो है वो zx प्लेन से डिस्टेंस, और z जो है वो xy प्लेन से डिस्टेंस, y जो है वो zx प्लेन से डिस्टेंस। फिर हमने पॉइंट के बाद क्या किया बेटा? पॉइंट के बाद हम लोग आ गए पोजीशन वेक्टर पे। पोजीशन वेक्टर हो गया आपका, O को P से मिला दिया। फिर एंगल हुआ एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, बीटा एंगल, गामा एंगल, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, डायरेक्शन कोसाइन हो गया। उसकी 2 पॉसिबिलिटी थी, उस पर डिटेल से स्टडी की हम लोगों ने कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है तो माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा भी होगा। और ये नोट किया कि किसी भी 2 वेक्टर के लिए या किसी भी वेक्टर के लिए 2 सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन पॉसिबल हैं। फॉर एनी वेक्टर वी विल हैव 2 डायरेक्शन कोसाइन, 2 सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन से हम लोग कहाँ आ गए बेटा? डायरेक्शन कोसाइन से हम लोग डायरेक्शन रेशियो पे आ गए हैं।
डायरेक्शन रेशियो क्या है? डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का एक स्केलर मल्टीपल है, एबीसी इक्वल टू लैम्डा एल, लैम्डा एम, लैम्डा एन। फिर देखा कि भाई लैम्डा क्या हो सकता है, जीरो के अलावा कुछ भी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस से जीरो को निकाल दीजिए। तो इसलिए हमने देखा कि किसी भी वेक्टर के पास इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं। फिर अगला आर्टिकल हमारा क्या था? अगला आर्टिकल था कि अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे। और फिर हम लोगों ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन की बात की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर हम लोग आ गए एंगल के टर्म्स में, नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से हम लोगों ने दो वेक्टर जिनके डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं उनके बीच के एंगल को निकाला, साइन थीटा में निकाला, कॉस थीटा में निकाला, उनके पैरेलल होने की कंडीशन लिखी, उनके परपेंडिकुलर होने की कंडीशन लिखी। फिर दो वेक्टर अगर डायरेक्शन रेशियो के टर्म्स में दिया हुआ है तो उसके साथ भी हमने एंगल को लिखा, उनके पैरेलल होने की कंडीशन लिखी, उनके परपेंडिकुलर होने की कंडीशन लिखी, कॉस थीटा लिखा, साइन थीटा लिखा। अगली क्लास में बहुत कुछ पढ़ना है बेटा, और सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चंस करने। यू कैन नॉट लर्न मैथमेटिक्स विदाउट प्रैक्टिस। तो अगली क्लास में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला देख लेंगे, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला देखेंगे, छोटी छोटी बातें देखेंगे, and then we will move to questions, and minimum of 8 to 10 questions we will do in the next class or next to next. But without question we will not move to any next theoretical topic. Okay, fine, have a nice day.